तो आज का हमारा टॉपिक है लोकपाल। ठीक है, लोकपाल लोक आयुक्त अधिनियम जो बनाया गया है 2013 के नाम से है, और जो पिछले वर्ष लोकपाल की नियुक्ति भी की गई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्री मेंस दोनों के लिए, सभी एग्जाम में। ठीक है, तो लोकपाल लोक आयुक्त अधिनियम 2013 है। तो इसका इतिहास देखेंगे कि लोकपाल का इतिहास क्या है, क्यों लोकपाल की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी प्रमुख विशेषताएं देखेंगे और इसकी फिर कमियां। आज के जो लेसन में है जो दो मुद्दों में बात करेंगे कि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस अधिनियम की कमियां क्या हैं। ओके, तो दोनों की बात करेंगे। फिर अगले लेसन में बात करेंगे कि लोकपाल की कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या है। ओके, और लोकायुक्त के कार्य और शक्तियाँ, तो इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे हम। तो अब बात कर लेते हैं कि लोकपाल की आखिर शुरुआत क्यों हुई, इसके पहले लोकपाल का क्या इतिहास है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि अपने देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है भ्रष्टाचार, और ना सिर्फ प्रशासन के स्तर पे भ्रष्टाचार फैला है, ये प्रशासन और राजनीति दोनों, यानी अपने यहाँ जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार कैसा है, प्रशासनिक भी है, और यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रशासनिक भी है और राजनीतिक, दोनों प्रकार का भ्रष्टाचार यहाँ पे है। और दोनों मिलजुल के, प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तर के लोग मिलके ही भ्रष्टाचार को और खतरनाक बना रहे हैं। क्यों? यहाँ तो एक तरह से सामाजिक स्वीकृति भी मिली है, आप कोई भी काम बिना घूस दिए नहीं होता, पता भी है तो लोगों को जल्दी कराना है तो भी घूस दे रहे हैं लोग, उसके लिए अधिकार हैं। कोई ऐसी योजना है जो सच में व्यक्ति योग्य एलिजिबल है उस योजना का फ़ायदा लेने के लिए, उसके लिए भी उसको क्या देना पड़ता है, घूस देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी हम यहाँ पे बात करेंगे आज में। तो सबसे पहले यदि हम लोकपाल की बात करें तो स्वीडन में शुरू हुआ था, और लोकपाल किस नाम से शुरू हुआ था स्वीडन में, ओम्बुड्समैन, इस नाम से स्वीडन में शुरू हुआ था। जो वहाँ की जो व्यवस्थापिका थी या विधायिका थी, उसका क्या था, एक स्वतंत्र और राजनीतिक रूप से तटस्थ अधिकारी होता था, जिसका काम क्या था कि वहाँ के जो प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध जो भी जनता शिकायत करती थी, जो भी वहाँ की, या आप प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध बोल सकते हो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो भी जनता उनको जो शिकायत करती थी उनकी जाँच करता था। तो लोग स्वीडन में 1809 आपको याद रखना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1809 में स्वीडन में हुई, और एक क्या था वहाँ पे, प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध जनता की शिकायतों को सुनने वाला अधिकारी। यह संसद और सरकार के स्वतंत्र रहते हुए उसके कार्यों का निर्वाह निष्पक्ष रूप से करता था, यानी ये संसद और सरकार से स्वतंत्र था अपने कार्यों के लिए, और इसी वजह से वे जो भी काम करेगा निष्पक्ष रूप से करता था। तो यदि मैं एक शब्द में कहूँ कि ओम्बुड्समैन था क्या, तो जनहित रक्षक था। अब आप समझ पा रहे हो, मतलब ताकि जो दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं प्रशासन के, उनके प्रति जब जनता शिकायत करती थी तो उनकी शिकायतें सुनना, उनको सुझाव देना, इस तरह के सारे काम कुल मिला के जनहित से संबंधित जो भी प्रशासन के कार्य होते थे उनके विरुद्ध शिकायत को सुनना। तो इसी को फिर अन्य देशों ने अपनाया। तो जैसे भारत ने इसी तरह का ही पद है लोकपाल का, जो कि जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वो राजनीतिक, उनको सुनेगा और उनको क्या करेगा, उनका मतलब उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। तो हम देखेंगे कि इसकी कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या हैं, लेकिन अभी इसकी देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो ओम्बुड्समैन कभी आता है तो आपको ध्यान रखना स्वीडन। अब इसकी देखते हैं कि हमारे यहाँ जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, इस कैसे बना, क्या है। तो सबसे पहले जो अन्ना हजारे जी का आपने नाम सुना होगा, और उनके साथ कुछ और सदस्यों ने मिलके एक समिति बनाई, और इस समिति ने इसका मसौदा या ड्राफ्ट तैयार किया और सरकार को दिया कि लोकपाल कैसा होना चाहिए, लोकपाल अधिनियम। तो उस सुझाव से कुछ परिवर्तन किए, कुछ उन सुझाव के आधार पे सरकार ने इसको लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया, और राष्ट्रपति की इसको स्वीकृति मिली 1 जनवरी 2014, यानी लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 को स्वीकृति मिली 1 जनवरी 2014 को, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुई या स्वीकृति मिली बोल दो आप, और इसको लागू किया गया 16 जनवरी 2014। तो ये दोनों डेट याद रखना है, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 से संबंधित स्वीकृति 1 जनवरी, लागू 16 जनवरी, दोनों 2014। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं कि इस लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला ये है कि इसमें केंद्र में जो, जैसे हमने दो शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, लोकपाल और लोकायुक्त, तो लोकपाल और लोकायुक्त दो क्यों यूज कर रहे हैं, तो लोकपाल जो है, जो अधिकारी है, जांच अधिकारी, वो केंद्र सरकार में होगा, यानी पूरे
केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त पूरे देश के लिए। लेकिन जो लोक आयुक्त है ये होगा राज्यों में। जैसे अभी आप देखते हो ना कि केंद्र के लिए राष्ट्रपति हो गए, राज्यों के लिए अलग अलग राज्यपाल होते हैं। ऐसे ही आप समझ लो, एक एग्जाम्पल है, बाकी वैसा है नहीं। तो केंद्र में मान लीजिए लोकपाल रहेगा, अन्य राज्यों में सबको लोकायुक्त हो जाएगा। तो इसलिए इसकी पहली विशेषता हो गई कि केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना की जाएगी। अब देखिए केंद्र में लोकपाल हो गया, तो इस लोकपाल के पास क्या क्या अधिकार होंगे। अब ये केंद्र का है ना, तो प्रधानमंत्री के विरुद्ध, उसके मंत्रिमंडल के विरुद्ध, या कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो ग्रुप 1 का ऑफिसर हो, ग्रुप बी का हो, ग्रुप सी का हो, ग्रुप डी का हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनके खिलाफ शिकायतों की जांच करेगा, भ्रष्टाचार की जांच करेगा। वहीं जो राज्यों के लोकायुक्त है वो राज्यों से संबंधित जो भी कर्मचारी अधिकारी है उनके बारे में जांच करेगा। तो पहली विशेषता आपको ध्यान रखना है, लोकपाल है केंद्र के लिए और लोकायुक्त है राज्य के लिए। पहली विशेषता आपकी कंप्लीट हुई। और इसी तरह आपको लिखना है, यदि आ जाए लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम की विशेषताओं को लिखिए। अगला है, इसमें जो लोकपाल अधिनियम है इसमें एक अध्यक्ष होगा जो लोकपाल होगा और उसके 8 से अधिक अनाधिक सदस्य होंगे। यानी 8 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते ओवरऑल, और एक सदस्य होगा, एक विशेषता। अब लेकिन जो हमने मान लीजिए 8 के 8 सदस्य नियुक्त कर दिए, तो इनमें 50% न्यायिक क्षेत्र के होंगे, यानी जो न्यायिक गतिविधियों से जुड़े होंगे, और 50% उनमें से मान लीजिए टोटल हमने 8 सदस्य कर लिए, तो 4 कौन होंगे जो न्याय से संबंधित होंगे, और 4 कौन होंगे उनमें से एसटी, एससी, ओबीसी, महिला। तो इस तरह से इन 8 सदस्यों को बांटा जाएगा। 50% न्यायिक क्षेत्र और 50% आरक्षण वाले होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला। तो इस तरह से इसका गठन होगा लोकपाल का, एक अध्यक्ष और 8 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। 2 विशेषता। तीसरी विशेषता है कि हमने अध्यक्ष बोल दिया, सदस्य बोल दिया, तो भाई इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो इनकी नियुक्ति एक चयन समिति करेगी, एक चयन समिति बनाई जाएगी। उस समिति सिफारिश करेगा कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन कौन सदस्य होगा। तो अब हम देखेंगे कि वो समिति कौन है, उस समिति में कौन कौन शामिल होता है। तो जो लोकपाल और उसके जो सदस्यों की जो नियुक्ति होती है उसका प्रधानमंत्री होता है सदस्य। उस चयन समिति का कौन कौन होता है उसकी बात कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा, LS का मतलब है लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होता है, CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसी समिति में जो चयन समिति है लोकपाल और सदस्यों का, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या यदि वो उस समय उपस्थित नहीं है तो उनके द्वारा नामित कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चलेगा, ठीक है। और एक प्रतिष्ठित न्यायविद रहेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो ये प्रतिष्ठित न्यायविद है, अन्य जो 4 हैं, एक PM, अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, ये जो 4 सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को कि प्रतिष्ठित न्यायविद किसे लिया जाए, तो उसे लिए। तो टोटल 5 लोग की एक समिति होगी। ध्यान रखना, जो प्रतिष्ठित न्यायविद है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा इन 4 के, PM, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता और CGI के परामर्श के बाद उस प्रतिष्ठित न्यायविद को नियुक्त किया जाए। तो ये 5 लोगों की एक समिति बन गई। अब ये समिति सिफारिश करेगी कि कौन अध्यक्ष बने, कौन सदस्य बने। अब लेकिन ये डायरेक्ट सिफारिश नहीं करेगी, इसकी सहायता के लिए एक सर्च समिति होगी। इसका काम क्या होगा, ऐसे लोगों को ढूंढेगी जो इसका अध्यक्ष और सदस्य बनने लायक हैं, और उन लोगों की लिस्ट देगी इस 5 सदस्य समिति को। यानी सर्च समिति का क्या काम है, ऐसे लोगों को ढूंढना जो लोकपाल और लोकायुक्त में हो सकते हैं और उनके नाम देना इस चयन समिति को। फिर उस नाम से हो सकता है चयन समिति सिलेक्ट करे, या चयन समिति ना भी चाहे तो नहीं भी उनसे कर सकती है, अलग से कर सकती है। तो इस तरह से एक सर्च समिति होगी जो चयन समिति को मदद करेगी। PM की कुछ विषयों को छोड़कर लोकपाल के दायरे में यानी लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को शामिल किया गया या विशेषता, लेकिन कुछ विषयों को छोड़कर, जैसे विदेशी मामले से संबंधित लोकपाल जांच नहीं कर सकता, रक्षा से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों से, परमाणु, ऐसे कुछ विषय हैं विदेश मामले जो लोकपाल प्रधानमंत्री को इन विषयों से संबंधित जांच नहीं कर सकता, अन्य विषयों में कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है विशेषता में। जिन इकाइयों को विदेश से, बहुत महत्वपूर्ण है वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि 10 लाख से अधिक एक वर्ष में अनुदान मिलता है, वो लोकपाल के दायरे में आएंगे। यानी ऐसे जो भी संगठन है जिनको विदेशी से धन मिलता है और एक साल में 10 लाख से अधिक मिलता है, तो वो लोकपाल उनके बारे में भी जाँच कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है
जिन संस्थाओं का पूर्णतः या अंशतः वित्तीय सरकार के द्वारा होता है, यानी ऐसी संस्थाएं जिनको सहायता अनुदान कौन देती है, सरकार देती है, ठीक है, तो उनकी भी वो भी लोकपाल के दायरे में आएंगी। और अधिनियम के जो विशेषता हो गई एक है कि जब से भी अधिनियम लागू होगा, लागू होने के 1 साल के भीतर राज्यों में लोक आयुक्त का गठन किया जाएगा। जैसे मैंने केंद्र की बताया लोकपाल है, राज्यों के लिए लोक आयुक्त होता है। तो 365 दिन के भीतर अधिनियम लागू हुआ जनवरी 2014 में, तो यानी जनवरी 2015 तक राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त हो जाने चाहिए, ये इसकी विशेषता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये आप कमियों में बताओगे, ठीक है। यानी इसके लागू होने के 5 वर्ष तक भी अभी सभी राज्यों में इसको नहीं किया गया था। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। केंद्र सरकार ने भी लोकपाल अभी लास्ट ईयर ही नियुक्त किया है, ठीक है। तो वही ना कि लागू कर दिया लेकिन फिर भी इसको फॉलो नहीं सही से अभी तक किया गया। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं यदि आ जाता है कि लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, तो आप इन विशेषताओं को लिखेंगे। और ओम्बुड्समैन के बारे में भी इतिहास हो गया। थोड़ा सा भी कुछ और इसकी विशेषताएं बची हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें एक ये है कि जो भी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपना पद ग्रहण करने के, ये 2016 में ये संशोधन जोड़ा गया है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। क्या लिखा है इसमें कि जो भी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपना पद ग्रहण किया जाएगा 30 दिन के भीतर अपनी संपत्ति और लेन और देनदारी का विवरण देना होगा। सारे कर्मचारी जो भी सरकारी अधिकारी है अपनी नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर उन्हें अपनी सारी संपत्ति का विवरण देना पड़ेगा। 2016 में इसको जोड़ा गया है ताकि कि आगे चलकर यदि वो अपनी आय से अधिक संपत्ति को करते हैं तो उनमें छापामारी हो, उनको जब्त किया जा सके। अब आपने विशेषताएं पढ़ ली कि लोकपाल होगा, लोक आयुक्त होगा, कौन नियुक्त करेगा, चयन समिति में कौन कौन होगा, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब इसकी कुछ कमियां भी हैं इस अधिनियम की, उसकी बात करेंगे, ठीक है। फिर बाद में लोकपाल लोकायुक्त की कार्य शक्तियाँ, इन सब में बात करेंगे। तो सबसे पहले अधिनियम की कमियाँ क्या हैं। ये संवैधानिक दर्जा नहीं है, यानी इसका कोई आर्टिकल नहीं आपको संविधान में मिलेगा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम का, यानी संवैधानिक दर्जा नहीं है। इसका मतलब एक कानून से बनाया है, सरकार ने जब चाहे इसको जैसा भी परिवर्तन कर सकती है। तो सबसे बड़ी कमी इसका यही है कि इसको संवैधानिक दर्जा न मिलने से सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है इसके प्रावधान। 1 वर्ष के बाद भी कई राज्यों में जैसे प्रावधान था कि 365 दिन के अंदर लागू होने के बाद राज्यों में लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन एक तो छोड़िए, आप अभी तक 5 वर्षों तक 6 वर्षों के बाद तक लोकपाल की नियुक्ति हो रही है, राज्यों का तो आप छोड़ ही दो। तो ठीक है, एक ये भी इसके प्रावधानों को सही से लागू नहीं किया गया। लोकपाल और राज्यों के लोकायुक्त कानूनों में भिन्नता, यानी बहुत सारे, जैसे लोकपाल अधिनियम हो गया केंद्र के लिए, और राज्यों का जो लोकायुक्त कानून है वो केंद्र सरकार ने क्या है राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। तो राज्यों के जो लोकायुक्त कानून है और केंद्र का जो लोकपाल कानून है, या अलग अलग राज्यों के जो लोकायुक्त कानून है, उनमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि केंद्र सरकार पूरा प्रावधान स्पष्ट कर देती कि राज्यों को किस तरह से करना है तो एक रूपता रहती। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। स्वतंत्र जांच पड़ताल अधिकरण, मान लीजिए लोकपाल के पास कोई शिकायत है, उसको जांच करना है, तो उसका खुद का कोई अधिकरण नहीं है लोकपाल के पास कि वो अपना जांच एजेंसी खुद की रखे और उससे जांच कराए। उसको हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, मान लीजिए उसने सीबीआई की हेल्प ले ली। अब सीबीआई किसके कंट्रोल में है, केंद्र सरकार के। अरे जब भाई सीबीआई केंद्र सरकार के कंट्रोल में है तो वो केंद्र सरकार के खिलाफ कैसे जांच कर पाएगा निष्पक्ष तरीके से। तो कहीं ना कहीं विवाद का मुद्दा है कि यदि आपने इसको ऐसा लोकपाल अधिनियम बनाया तो उसके पास अपनी खुद की संस्था होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की जांच कर सके। अधिकार क्षेत्र इसके सीमित है, जैसे इसमें राजनीतिक दलों को नहीं जोड़ा गया, जो कि राजनीतिक दल सबसे अधिक भ्रष्टाचार, चुनाव के समय आप फंडिंग देखिए राजनीतिक दलों की, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इसकी कमियां है कि राजनीतिक दलों को शामिल न किया जाना। प्रधानमंत्री पर शिकायत सुनने का इसका देखिए, प्रधानमंत्री इसके दायरे में है, लेकिन अब सबसे बड़ी विडंबना देखिए, यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि लोकपाल पीएम के विरुद्ध शिकायत सुन सकता है, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है, पीएम कर रहा है। तो भाई जब पीएम ने ही नियुक्त किया तो आप कैसे कहोगे कि वो निष्पक्ष तरीके से पीएम के विरुद्ध जांच करेगा। तो ये भी एक इसका विवाद का मुद्दा है कि आप नियुक्त भी खुद कर रहे हैं और खुद के विरुद्ध उससे जाँच करना है, तो वो संभव ही नहीं है कि निष्पक्ष तरीके से करें। तो ये भी एक विवाद का मुद्दा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव,
यानी इसे लागू करने में भी कि सरकार की इच्छा शक्ति, स्पष्ट राजनीतिक दलों का अभाव है। क्यों? क्योंकि जब 5 वर्ष हो गए, 2014 में लागू हो गया था और आज तक लोकपाल की नियुक्ति अभी पिछले साल हुई है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव तो इसमें स्पष्ट नजर आता है। नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेप से परे नहीं है। जब इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, इन सबके द्वारा हो रही है, तो आप कैसे कहोगे कि राजनीतिक दलों का ये सपोर्ट नहीं करेंगे? तो नियुक्ति ही इसकी राजनीतिक हस्तक्षेप से परे नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो? इसमें एक शब्द आपने देखा था कि सत्यनिष्ठ या प्रख्यात न्यायविद की नियुक्ति होगी, जिसे अन्य 4 सदस्य बोलेंगे। तो भाई कैसे आपको पता कि कौन न्यायविद प्रख्यात है, जब उसमें फिक्स कुछ लिखा नहीं है कि ऐसी ऐसी एलिजिबिलिटी हो, ऐसे व्यक्ति को आप नियुक्त कर सकते हो एज अ प्रख्यात न्यायविद। तो इस बात का स्पष्ट नहीं है, यानी जिसे चाहेंगे उसे नियुक्त कर सकते हैं ये बोल के कि ये प्रख्यात न्यायविद है। ये भी इसका यानी कि उचित मानदंड नहीं है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। न्यायपालिका इसके दायरे में नहीं आती, ये भी एक इसकी कमी है लोकपाल अधिनियम की। ठीक है, विसिल ब्लोअर का मतलब होता है जो भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी देता है। तो यदि किसी ने जानकारी दी लोकायुक्त को, लोकपाल को, ठीक है, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है इस अधिनियम में, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। तो ठोस सुरक्षा नहीं है। यदि कोई भ्रष्टाचार की जानकारी देता है लोकपाल, लोकायुक्त को, तो इसके बारे में भी होना जरूरी था। लोकपाल के विरुद्ध कोई अपील का प्रावधान नहीं। यदि कोई गलत कर रहा है, लोकपाल ने भी कुछ गलत किया, कहीं झूठा फंसाया, इस तरह की कोई मामला आता है कि भ्रष्टाचार ना किया हो फिर भी दिखाया जा रहा हो, तो उसके विरुद्ध भी अपील का कोई प्रावधान होना चाहिए, लेकिन नहीं है। शिकायत 7 वर्ष के भीतर, यदि भ्रष्टाचार आज हुआ है तो आज से 7 वर्ष के भीतर ही पकड़ में आना चाहिए, नहीं तो उसके बाद वो नहीं माना जाएगा। ये भी एक गलत है, क्योंकि हो सकता है किसी ने लाखों करोड़ों संपत्ति जोड़ी हो, अभी ना समझ में आए, बाद में पता चले, तो होना चाहिए। लेकिन ऐसा है इसमें कि 7 वर्ष के भीतर की बाध्यता है। लोकायुक्त की नियुक्ति का विवरण पूरी तरह राज्यों पर छोड़ दिया गया। अब जो लोकपाल की नियुक्ति तो केंद्र सरकार ने कर दी, लेकिन जो लोकायुक्त हैं राज्यों के, उनके बारे में सब कुछ छोड़ दिया राज्य जब चाहें, जैसे चाहें उस तरह से कर सकते हैं। 1 साल का समय दिया, 1 साल के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में विशेषताएं हैं और उसकी कुछ कमियां जो मैंने डिस्कस की। आप यकीन मानिए कि बहुत चांस है इसके एग्जाम में आने में, क्योंकि अभी पिछले साल इसकी नियुक्ति हुई है और भ्रष्टाचार से मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। आप सुनते होंगे कि लोकायुक्त ने छापा कि मारा, ये हुआ। तो भ्रष्टाचार, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में भी देखिए कहीं आटा बट रहा है, कहीं झूठी बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं, दिखा दिया, कम बांट रहा है, ऐसे भी मामले आ रहे हैं आज भी। मतलब ऐसी स्थिति में भी लोग भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इस अधिनियम को आप पढ़िए और समझिए और लिखिए, और प्री मेंस दोनों में भी कहीं ना कहीं आ सकता है। ओके, थैंक यू।